जितनी आप हाइड करके वापस अनहाइड करते हैं तो स्विच विंडो का एक ऑप्शन दिया गया है। स्विच विंडो से एक विंडो से दूसरे विंडो में मूव करने के लिए यूज आता है, तो वो विंडो आपको यहाँ पे शो करी। अभी आप सिर्फ इन दो में मूव कर पाएंगे, या तो शीट विंडो 4 में या फिर विंडो 3 में। अगर विंडो 3 में वापस जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने स्विच विंडो किया तो हम विंडो 3 में आ गए। इसी तरह से अनहाइड करने के लिए दो विंडो और है, तो हम यहाँ से और भी विंडो अनहाइड कर सकते हैं। हमने सारी विंडो जो है वो अनहाइड कर दी। अब वो सारी विंडो आपको स्विच विंडो में दिख रही है, यानी एक विंडो से दूसरी विंडो में मूव करने के लिए हमने विंडो 4 किया, यहाँ पे देखो विंडो 4 आ गया, विंडो 3 किया, विंडो 3 में चले गए, विंडो 1 किया। तो इस तरह से हम एक विंडो से दूसरे विंडो में मूव कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है व्यू साइड बाय साइड। इसका ऑप्शन ये है कि जिस विंडो को आप एक ही अरेंज एक साथ लेना चाहते हैं तो हम वो ले सकते हैं। ये देखिए एक ही साथ दोनों विंडो आपको यहाँ पे दिख रही है। इसका मतलब ये है कि जहां आप मूव करते हैं वो दोनों विंडो एक साथ मूव हो रही है। देखिए स्विच से हो रहा था कि एक तरफ फिक्स हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों विंडो एक साथ मूव हो जाती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यानी अगर हम अपने डेटा को पूरा एक साथ देखना चाह रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि सही से सीक्वेंस में सारा डेटा अरेंज हुआ या नहीं हुआ, तो आप पूरा डेटा एक साथ देख पाते हैं इस तरह से। और अगर हम उसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं स्क्रॉलिंग, तो ये सिंक्रोनाइज हो जाता है। अब देखिए नीचे वाली फिक्स हो गई है और ऊपर वाली ही हमारी मूव हो रही है। और अगर हम नीचे कर्सर रखते हैं तो नीचे वाली मूव है, ऊपर वाली फिक्स हो गई है। ये हम सिंक्रोनाइज करते हैं तब। लेकिन रीसेट विंडो पोजीशन करते हैं तो वापस वही पहले जैसी पोजीशन वापस सेट हो जाती है इस तरह से। ये हम इसी पे वापस ऑन या ऑफ करेंगे तो ये वापस इसी तरह से हो जाती है। ये सिंक्रोनाइज ऑन और ऑफ करते हैं तो देखिए इस तरह से उसमें कुछ बदलाव आपको दिखाई देगा। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो है विंडोज़ के हैं। न्यू विंडो से कॉपी बना के उसको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। एक्सेल में शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। MS एक्सेल में शॉर्ट करना यानी हमारे डेटा को, अल्फ़ाबेटिक डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। और यदि न्यूमेरिक डेटा है तो उसे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, बड़े से छोटे क्रम में या छोटे से बड़े क्रम में। तो आइए जानते हैं एक्सेल में इनको कैसे अरेंज किया जाता है। उसके लिए देखो होम मेनू में आपको यहाँ पे एडिटिंग ब्लॉक में शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है। हमारे पास जो डेटा तैयार है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप इसमें किस चीज़ को शॉर्ट करना चाह रहे हैं। टोटल मार्क्स को शॉर्ट करना चाह रहे हैं, या उनके कोर्स को शॉर्ट करना चाह रहे हैं, या आप उनके स्कॉलर नंबर को शॉर्ट करना चाहते हैं, या उनके नाम को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं यानी शॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो शॉर्ट ऑप्शन के लिए ये जो कॉलम दिया हुआ है नेम का, हम उसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो कर्सर हमने उसकी हेडिंग पे रखकर शॉर्ट एंड फिल्टर में जाके A to Z और Z to A। शॉर्ट में A to Z का मतलब है अल्फ़ाबेटिकली वो अरेंज करेगा, यानी जो कैरेक्टर पहले आता है अल्फ़ाबेट में वो पहले आ जाएगा और जो बाद में आता है वो उसी सीक्वेंस में बाद में आएगा। और Z to A का मतलब है उल्टे क्रम में अरेंज करना। तो यहाँ पे जैसे हमने A to Z वाला ऑप्शन लिया तो देखिए यहाँ पे सारे डेटा जो है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया है। पहले A आया, फिर B, फिर C, यानी फर्स्ट लेटर जो है वो देखिए आप बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग सारा डेटा अरेंज कर दिया गया है। स्कॉलर नंबर, फादर नंबर, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग, प्रैक्टिकल मार्क्स, टोटल मार्क्स सारे। तो इस तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको उल्टे क्रम में अरेंज करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन ले लेंगे Z to A। तो देखिए अब Z to A के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए, यानी अल्फ़ाबेट में जो कैरेक्टर बाद में आता है वो यहाँ पे पहले अरेंज हो गया है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने डेटा को स्कॉलर नंबर वाइज सेट करें तो स्कॉलर नंबर वाइज भी सेट कर सकते हैं। वापस हम जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमें A to Z का ऑप्शन मिलेगा। A to Z यानी वो उसको क्रम में अरेंज करेगा। कैसे क्रम में? छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करेगा। देखिए यहाँ पे हमने A to Z लिया तो ये छोटे से बड़े क्रम में अरेंज हो गया, क्योंकि ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसलिए उसने A to Z का ऑप्शन दिया है। अब हम चलते हैं, देखिए टोटल को हम चाहते हैं कि टोटल को हम सेट करें।
तो टोटल को भी हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्ट एंड फिल्टर में देखिए यहाँ पे जब आप डेटा पे रखते हैं, टेक्स्ट डेटा पे, तो यहाँ पे A to Z और Z to A दिखा, लेकिन जब आप यही चीज़ न्यूमेरिक डेटा पे रखते हैं तो शॉर्ट एंड फिल्टर में आपको दिखाएगा स्मॉलेस्ट टू लार्जर और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर हम छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करना चाहते हैं तो हम स्मॉलेस्ट टू लार्जर का ऑप्शन लेंगे कि हम बड़े क्रम के अकॉर्डिंग छोटे क्रम में देखना चाहते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटे से बड़े क्रम में अरेंज हो जाता है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जर हुआ है। अगर हम चाहते हैं लार्जेस्ट में यानी हाईएस्ट नंबर पहले मिले तो हाईएस्ट नंबर पहले मिल जाएगा। तो जिस स्टूडेंट को हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं उसका नाम भी सबसे ऊपर ही ऊपर दिखेगा। उसके बाद कौन है, सेकंड में कौन है, फिर थर्ड में कौन है, इस तरह से उनकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है शॉर्ट की ऑप्शन। तो ये था हमारा शॉर्ट ऑप्शन। इसके अलावा इसी में आपको एक दे रखा है फिल्टर का ऑप्शन। फिल्टर क्या होता है, बहुत सारे डेटा में से सेलेक्टेड डेटा ही अगर आप चाहते हैं तो पूरी बनी हुई शीट में से आप केवल वही डेटा देख सकते हैं। जैसे बहुत लार्ज स्केल में अगर आपके पास डेटा है और आपको उनमें से कुछ पर्टिकुलर डेटा ही देखना हो या उसको सर्च करना हो तो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आप फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर का मतलब होता है छांटना। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें अपनी हेडिंग पे अपना कर्सर रखना है और शॉर्ट एंड फिल्टर में जाके फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपको हर एक सेल पर यहाँ पे कुछ सिंबल दिखाई जा रहा है। ये देखो आपको एक एरो दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम फ़िल्टर उस हेडिंग पे किसी पे भी कर सकते हैं। यानी आपके पास कई सारे यहाँ पे आइकन हर एक हेडिंग पे दिखाए जा रहे हैं। उस हेडिंग पर अगर हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमें ये पता करना है कि कोर्स कौन कौन से हैं, पर्टिकुलर एक कोर्स के बारे में जैसे RACT कोर्स किन किन स्टूडेंट ने किया हुआ, हमें ये पता करना है। तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हम हटा देंगे, सिर्फ RACT वाला कॉलम जो है वो सेलेक्ट करते हैं, ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको RACT से रिलेटेड ही डेटा मिल रहा है। उसी स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, स्कॉलर नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रैक्टिकल मार्क्स, थ्योरी मार्क्स और उसका टोटल। यानी जिन जिन बच्चों ने RACT किया हुआ है वो ये वाले बच्चे हैं और उनके सारे मार्क्स, उनकी सारी डिटेल आपको सिर्फ वही दिखाई दे रही है, इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं दिखाई दे रही। तो देखिए यहाँ पे आइकन भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है अदर से, क्योंकि हमने कोर्स पर फिल्टर लगाया है। वापस इसी आइकन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन वापस अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए सारा डेटा आपका वापस आ जाता है। इसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ हमें किसी की पता करनी है तो डेट ऑफ बर्थ में हम फिल्टर लगा सकते हैं। इस आइकन पे क्लिक किया, डिफ़ॉल्ट रूप में सेलेक्ट ऑल होता है, आप सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हटा दें। देखिए यहाँ पे जितने ईयर्स आपने दिए हैं उस डेटा में वो सारे ईयर्स एक साथ दिखा रहे हैं। आप चाहे तो एक एक ईयर ओपन कर लें या फिर आप 2019, 2001, 2002 ये देखना चाह रहे हैं तो आप जैसे हम 2000 में देखना चाह रहे हैं ओके कर दें, तो खाली 2000 की ही डिटेल आपको दिखाई जा रही है। आप फिल्टर आइकन देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम वापस क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं तो सारा डिटेल हमें वापस दिखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमें उस डेट के साथ मतलब उस पूरे ईयर में सिर्फ मंथ देखना है तो ये मंथ भी दिखे रखें। और मंथ में भी अगर आप डेट चाहते हैं तो इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो उसमें डेट दिखेगी ये इस तरह से। जैसे 27 को हमने अप्लाई किया, अगस्त 27, तो खाली अगस्त 27 की ही डिटेल आपके सामने है। और इसको हम वापस इसी पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन लेते हैं, ये हम ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, चाहे आप ज्वाइनिंग डेट पे करें, चाहे आप डेट ऑफ बर्थ पे करें, कोर्स पे, क्योंकि सभी पे ये आपको साइन दिखाया जा रहा है। ज्वाइनिंग डेट पे करेंगे तो पर्टिकुलर कौन सी डेट की ज्वाइनिंग आप देखना चाहते हैं। देखिए सारे सितंबर के हैं, हमने ये पूरा हटा दिया और सिर्फ एक ही डेट देखना चाह रहे हैं तो हमने 14 तारीख सेलेक्ट किया, ओके करा, तो केवल 14 तारीख की ज्वाइनिंग किस बच्चे की थी वो यहाँ पे दिख रही है। वापस इसका फ़िल्टर आइकन यहाँ से हटाना है तो हम इसी पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल कर देंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से।
और इस फिल्टर आइकन को वापस आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो फिल्टर पे ही आप वापस क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर हट जाता है। इसका एक शॉर्ट कमांड भी है कंट्रोल शिफ्ट एल। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल करते हैं तो भी यहाँ पे यही फिल्टर का आइकन आपको दिखेगा। हटाने के लिए वापस वही कीबोर्ड से अगर आप शॉर्ट कमांड यूज़ करना चाहें कंट्रोल शिफ्ट एल तो ये कंट्रोल शिफ्ट एल आ जाएगा। एक्सेल में कस्टम शॉर्ट ऑप्शन को यूज़ करना। देखिए एक्सेल में कस्टम शॉर्ट ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसको कैसे यूज़ किया जाता है आइए जानते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें स्कॉलर नंबर दे रखे हैं स्टूडेंट के। स्टूडेंट का नाम है, फादर नेम है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके कुछ मार्क्स दे रखे हैं, फिर टोटल करी हुई है। तो यहाँ पे अगर हमें बहुत सारा डेटा दिया गया है और हमें शॉर्ट करना है, जब बहुत सारे डेटा को एक साथ शॉर्टिंग करना है और बहुत सारे कॉलम के साथ करना है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कस्टम शॉर्ट। देखिए शॉर्ट क्या करता है, हमें अल्फ़ाबेटिकली डेटा को अरेंज करना हो। जैसे अभी यहाँ पे स्टूडेंट के नाम जो है कोई बी से, यानी फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कहीं बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर डी है, फिर जी है, इनको हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। जैसे ए कैरेक्टर जो है वो ए अल्फ़ाबेट के नाम जो स्टूडेंट है उनका नाम पहले आ जाए, फिर बी कैरेक्टर, फिर सी, जैसे अल्फ़ाबेट में होते हैं ए बी सी डी, उसी सीक्वेंस में हमारे पास स्टूडेंट के नाम अरेंज करने हो तो उसके लिए हम कस्टम शॉर्ट यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर एक कॉलम होता तो हम उसको शॉर्ट के ऑप्शन से अरेंज कर देते, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट के साथ साथ उसका रोल नंबर, उसका स्कॉलर नंबर, उसका फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसकी प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स, उसके टोटल मार्क्स सब जुड़े हुए हैं। अगर हम एक ही कॉलम को शॉर्ट करते हैं तो आपका दूसरा रेस्ट जो कॉलम में डेटा है वो रीअरेंज हो जाता है। तो हमें उसको उसके साथ अरेंज करने के लिए हमें कस्टम शॉर्ट ऑप्शन को यूज़ करना होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो टेबल बनी हुई है उस पूरी टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं। हमने ये पूरी टेबल जो है वो सेलेक्ट कर ली। अब हमारे पास यहाँ पे होम मेनू में होम टैब के अंदर आपको मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको कस्टम शॉर्ट। ये कस्टम शॉर्ट हमने यहाँ से ओपन किया। यहाँ पे आपको देखो कॉलम में नीचे दिखाया जा रहा है शॉर्ट बाय। देखिए अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे जितने भी कॉलम बने हुए हैं वो सारे कॉलम दिखा रहे हैं। कॉलम ए बी सी, यानी जिस जिस कॉलम में डेटा दिया हुआ है वो सारे कॉलम यहाँ तक यानी जे तक शो कर रहे हैं। अगर हम इसको शॉर्ट करना चाहें तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर हेडिंग को देखना है, क्योंकि हेडिंग के अकॉर्डिंग यानी किस कॉलम को शॉर्ट करना है, अब कॉलम नंबर से हमें आइडिया नहीं लगता है तो हम उसको हेडिंग के रूप में ले सकते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग नहीं शो हो रही है कि जो कॉलम ए में जो हेडिंग बनी हुई है, कॉलम ए में जो दे रखा है स्कॉलर नंबर, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। कॉलम बी में स्टूडेंट नेम है तो वो भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें ये हेडिंग लेने के लिए यहीं पे आपको एक ऑप्शन दे रखा है माय डेटा हैज़ अ हेडर। इस पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए आपकी हेडिंग यहाँ पे शो होती है, यानी जो कॉलम नंबर पहले दिखाए जा रहे थे उन्हीं कॉलम नंबर में ये हेडिंग कुछ बनी हुई है। अब आप इसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपको किस चीज़ को शॉर्ट करना है। देखिए हमें शॉर्ट करना है अगर स्कॉलर नंबर वाइज तो शॉर्ट बाय में हमें लिखना होगा स्कॉलर नंबर, और अगर हम चाहते हैं कि बच्चों के नाम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने हैं तो हमें वो लेना है स्टूडेंट नेम का ऑप्शन। जो भी कॉलम हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट नेम लिया, शॉर्ट ऑन में हमने ले लिया वैल्यूज़ और ऑर्डर दे दिया A to Z। यानी अगर हम एक कॉलम को शॉर्ट करते हैं तो इसके जितने भी इससे रिलेटेड रेस्ट कॉलम जो दिए गए हैं वो भी सारे इसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे, शॉर्ट नहीं होंगे, अरेंज होंगे। शॉर्ट तो केवल स्टूडेंट नेम वाला कॉलम ही शॉर्ट होगा। तो जो कॉलम आपको यहाँ पे दिया गया है वो कॉलम शॉर्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे बी अल्फ़ाबेट सबसे ऊपर आया हुआ है, हम ये चाह रहे हैं कि ए अल्फ़ाबेट वाला जो नाम का बच्चा है वो सबसे ऊपर आ जाए, लेकिन उसका फादर नेम, यानी देखो भावना के साथ उनके फादर नेम अजय जी लिखा हुआ है,
तो जहाँ पे भी यानी बी कैरेक्टर जो है वो ए के बाद में आएगा, तो भावना के साथ उसके फादर नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट और उसके मार्क्स भी उसके साथ ही सेट होने चाहिए। तो हमने सबसे पहले स्टूडेंट नेम शॉर्ट बाय में ऐड कर दिए। अब हम इसको करते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पे ये सारा डेटा जो है वो शॉर्ट हो चुका है। सारे ए कैरेक्टर यानी ए अल्फ़ाबेट वाले सारे बच्चे एक साथ अरेंज हो गए हैं। उसके बाद बी अल्फ़ाबेट के बच्चे सब अरेंज हो गए हैं, फिर सी, फिर डी, इसी तरीके से सारा डेटा जो है वो शॉर्ट हो चुका है। यानी वो एक कॉलम जो दिया गया था वो सारा कॉलम शॉर्ट हो गया है। लेकिन शॉर्ट होने के साथ साथ उस स्टूडेंट की जो डिटेल थी वो भी उसके साथ अरेंज हो गई है। यानी फादर नेम अगर अब्दुल का उमंग है तो उमंग ही वहाँ पे फादर नेम के रूप में आया है। उसी का मोबाइल नंबर भी है, उसी का डेट ऑफ बर्थ भी है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी है, और उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स भी दिए गए हैं। तो ये कस्टम शॉर्ट के अकॉर्डिंग एक कॉलम को शॉर्ट करते हुए बाकी सारे रेस्ट कॉलम को हम उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह पे आपको ए अल्फ़ाबेट दिखाए जा रहे थे। देखिए हम एक बार यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। देखिए अब यहाँ पे सारा डेटा जो है वो रीअरेंज है। देखो ए यहाँ पे दे रखा है और उसका रेस्ट जितना भी कॉलम उसके साथ बनाया हुआ है वो भी उसके साथ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए अल्फ़ाबेट यहाँ पे दे रखे हैं। अब ये सारे अरेंज करने हैं, तो अरेंज करने के लिए हम कस्टम शॉर्ट को यूज़ करते हैं। तो कस्टम शॉर्ट को यूज़ करने के लिए जब पूरा आप टेबल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कस्टम शॉर्ट में जाके कस्टम शॉर्ट यहाँ पे आप वैल्यूज लेंगे। यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम ले ही रखा है। ऑर्डर A to Z करेंगे तो A to Z, अगर आप Z to A कर देंगे तो Z to A का मतलब होगा कि उल्टे क्रम में अरेंज होना, यानी जो कैरेक्टर अल्फ़ाबेट में बाद में आता है वो पहले यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि A से Z की तरफ करें, तो A to Z का ऑप्शन लेंगे और ओके कर देंगे, तो इस तरह से वो अरेंज हो जाता है। यानी A अल्फ़ाबेट अगर ऊपर आता है तो उसके साथ उसका रेस्ट जितने भी कॉलम बने हुए हैं वो सारे उसके साथ अरेंज हो जाते हैं। एक तरीका तो ये है कस्टम शॉर्ट को यूज़ करने का। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों को सेट करना है, जैसे हमने एक नेक्स्ट शीट में इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है कि स्टूडेंट के नाम है, उनके फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रैक्टिकल मार्क्स, थ्योरी मार्क्स। अब हम ये चाह रहे हैं कि उनकी टोटल मार्क्स को के अकॉर्डिंग, जैसे जिस बच्चे को सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं पहले वो बच्चा अरेंज हो जाए ऊपर, उसके बाद उससे नीचे, फिर नीचे, ऐसे। तो हमें इसमें करना पड़ेगा शॉर्ट में टोटल को पहले हाईलाइट। तो जैसे हमारे पास ये डेटा बना हुआ है, हमने इसको भी सेलेक्ट कर लिया और शॉर्ट ऑप्शन में जाके कस्टम शॉर्ट को यूज़ करेंगे। कस्टम शॉर्ट, यहाँ पे अब हमको शॉर्ट बाय में क्या ऐड करना है। देखिए अब हम नाम के अकॉर्डिंग उसको अरेंज नहीं करना चाह रहे, हम उसके टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाह रहे हैं कि हाईएस्ट मार्क्स किसके आए, यानी टॉप पोजीशन पे कौन आया है, उससे लोअर पोजीशन पे कौन है, उससे लोअर पोजीशन पे कौन है। तो ये हम मार्क्स के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट बाय में हम ऐड करेंगे टोटल। तो टोटल वाला जो मार्क्स का जो कॉलम बना हुआ है वो हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे शॉर्ट ऑन में वैल्यू ही रखेंगे और ऑर्डर में देंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जर। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जर का मतलब है कि छोटे क्रम से बड़े क्रम। अगर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो इसका मतलब होगा बड़े से छोटे क्रम के। तो यानी बड़ा नंबर पहले आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा। तो हम इसको करते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डेटा अरेंज हो गया है। हाईएस्ट परसेंटेज जिनके आए हैं उनका ऊपर ही ऊपर सेट हो गया है। जैसे 99% सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसके बने हैं, तो ये बने हैं गौरव के। फिर 98% किसके बने हैं, वो अरीशा के। 97% जो है वो भाग्यवंती के। तो इस तरह से हर एक आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं, चाहे वो नेम वाइज हो, चाहे वो नंबर वाइज हो। देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर वाइज हमने इस डेटा को अरेंज कर दिया है। तो सारे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आप अगर करना चाहें तो भी कस्टम शॉर्ट में कर सकते हैं, आप चाहें नंबर वाइज इसको अरेंज करना चाहें तो भी कस्टम शॉर्ट में कर सकते हैं। हाईएस्ट नंबर के अकॉर्डिंग लोएस्ट नंबर तक आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। और अगर आप इसको उल्टे क्रम में करना चाहें कि सबसे कम नंबर किसका है, तो आप
स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करें तो छोटा नंबर पहले आ जाता है। हमने इस ऑप्शन में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया है, इसका मतलब ये है बड़ा नंबर हमें पहला चाहिए और उसके बाद में छोटे नंबर, यानी जो क्रम में पहले बड़ा आता है वही क्रम में पहले बड़ा, यानी हाईएस्ट नंबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से 2 एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको कस्टम सॉर्ट के बारे में समझाया।
एक्सेल में हाइपरलिंक को कैसे यूज किया जाता है। हाइपरलिंक किसी भी वेब पेज, इमेज फाइल आदि को अन्य किसी वेब पेज या अन्य किसी इमेज या डॉक्यूमेंट फाइल से जोड़ सकते हैं। जहां पर हम लिंक बनाते हैं वह शब्द अन्य कलर से यानी किसी और कलर से दिखता है। उस पर क्लिक करने पर जिस डॉक्यूमेंट या फाइल की किसी वेब पेज से जोड़ा जाता है वो ओपन हो जाता है। इसी लिंक को हम हाइपरलिंक कहते हैं। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बनी हुई है। हम ये चाहते हैं कि इस टेबल में और इस बनी हुई फाइल में हम किसी और दूसरी फाइल का लिंक बना के रखें, यानी किसी और फाइल का या किसी और टेबल का। तो उसके लिए हमें लिंक बनाने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे पीटीज के एग्जाम दिए हुए हैं, अब यहाँ पे हम इससे लिंक बनाना चाहते हैं। तो PT1 का जो आपका मार्क्स है उसका हम किसी और फाइल से लिंक बनाना चाहते हैं या किसी वेबसाइट से लिंक बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन दिखेगा, तो हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस ऑप्शन पे चलते हैं, एक्सिलिंग फाइल फॉर वेब पेज। अब हमें किसी और दूसरी फाइल से इसका लिंक बनाना है। तो देखिए, डिफॉल्ट तो यहाँ पे आपके पास कुछ फाइलें दिखाई दे रही हैं। अगर आपकी फाइल कहीं और किसी दूसरे लोकेशन पे है तो आप ब्राउज फॉर फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो कंप्यूटर दूसरा लोकेशन पूछ रहा है, यानी आपकी फाइल डी ड्राइव में है, डेस्कटॉप पे है, डॉक्यूमेंट में है, जहाँ पे भी है आप किस फाइल का लिंक बनाना चाहते हैं वो फाइल यहाँ से सेलेक्ट करें। तो हम इस फाइल का लिंक किसी दूसरी फाइल से बनाने के लिए यहाँ से हम अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये टर्म 1 2017 वाली एक फाइल है, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। अगेन ओके। तो यहाँ पे देखिए उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो गया, इसका मतलब यहाँ पे लिंक बन गया है। अब उस फाइल को ओपन करना है, तो उस फाइल को कैसे ओपन किया जाता है। तो देखिए, आप कर्सर जब वहां पे रखते हैं तो आपको एक हैंड का साइन दिखाएगा, यानी हैंड का सिंबल आपको दिखेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाइपरलिंक अप्लाई किया हुआ है। आप सिर्फ उसको क्लिक करें तो देखिए वो दूसरी फाइल टर्म 1 2017 जो हमने फाइल सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो एक फाइल से दूसरी फाइल का लिंक बनाना हो तो हाइपरलिंक को यूज किया जाता है। उसके बाद हम इस फाइल को कर देते हैं क्लोज। हम वापस हमारी मेन फाइल में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं किसी वेबसाइट से लिंक करना, तो वेबसाइट से भी हम लिंक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से लिंक बनाना चाहते हैं किसी दूसरी वेबसाइट का, तो हम इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक में जाएंगे और यहाँ पे उस लिंक को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिंक डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिंक डाला हुआ है https www.anilcomputers.com। अब हम इस वेबसाइट से लिंक बनाना चाहते हैं, हमने इसको ओके कर दिया और इसको ओपन करने के लिए इसी पे क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पे उस वेबसाइट से भी लिंक बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिंक बन गया है और हम इस लिंक को क्लोज कर देंगे यहाँ से, तो वापस हम उसी एज इट इज फाइल में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं हम इसके अगले ऑप्शन की तरफ। हाइपरलिंक में गए, अब हम चलते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि हम जिस एक्सेल की वर्कबुक में काम कर रहे हैं उसे किसी दूसरी शीट या पर्टिकुलर किसी सेल पर हाइपरलिंक लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस एक वर्कबुक में कई सारी शीट्स हैं, तो उन सारी शीट्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। आप किस दूसरी शीट से इसका लिंक बनाना चाहते हैं तो वो लिंक बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक मार्कशीट वाला वर्कशीट बना रखी है, तो मार्कशीट की हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे उस शीट को और ओके कर लेंगे। तो यहाँ पे उसका लिंक बन जाता है। लिंक को ओपन करने के लिए वही तरीका है, आप चाहे तो इसको राइट क्लिक करके भी आप इसको लिंक को ओपन कर सकते हैं यहाँ से ओपन हाइपरलिंक, या फिर डबल बार क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जिस मार्कशीट वाली शीट से हमने लिंक बनाया था वो शीट्स यहाँ पे ओपन हो जाती है। फिर हम अगला ऑप्शन देखते हैं,
जिस फाइल से दूसरी किसी फाइल से लिंक बनाना है तो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो हाइपरलिंक को डायरेक्टली इंसर्ट ऑप्शन से क्लिक कर लें या फिर राइट क्लिक करके भी हाइपरलिंक ऑप्शन में चले जाएं। अब नया जो ऑप्शन है अगला वो है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। यदि हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको एक नई फाइल का नाम जो देना है, जो भी नाम आप देना चाहते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया एग्जाम रिकॉर्ड। और देखिए यहाँ पे उस फाइल का पाथ दिया जा रहा है जहाँ पे ये सेव हो रही है। अगर आप उस पाथ को चेंज करना चाहते हैं किसी दूसरे लोकेशन के लिए तो आप यहाँ से चेंज का ऑप्शन ले सकते हैं। नीचे व्हेन टू एडिट में दो ऑप्शन दिए गए हैं, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर और एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ। देखिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है डिफॉल्ट रूप में। इसका मतलब ये है कि आप अभी इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना चाहते हैं इसलिए। और दूसरा एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, यानी अपने नए डॉक्यूमेंट को बाद में आप एडिट करना चाहते हैं तो हम अभी इसी ऑप्शंस को सेलेक्टेड रहने देंगे और ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो फाइल नेम हमने दिया था वो फाइल नेम ओपन हो चुका है और इसका लिंक उससे बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हम चलते हैं, जो है लास्ट ऑप्शन, वो है हमारा हम किससे लिंक बनाना चाहते हैं। वहां पे कर्सर रख के राइट क्लिक करें या फिर इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक। लास्ट ऑप्शन है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस चूज करने, इसमें हम किसी भी ईमेल एड्रेस को सेट कर सकते हैं। किसी सेल में मेल एड्रेस डालें, वह उस सेल से हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस कहाँ सेट करना है, जैसे हमें इस पूरी शीट में यानी जहाँ पे हमारी टेबल है उसके लास्ट में हमें अपना ईमेल एड्रेस सेट करना है तो उसी सेल को सेलेक्ट करें, हाइपरलिंक में जाएं और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर लें। यहाँ पे हम अपना एड्रेस टाइप कर लेते हैं। ये हमने हमारा ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे सेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक को यूज करते हुए एक फाइल को दूसरी फाइल से, एक इमेज को दूसरे इमेज से, एक मेल को दूसरे मेल से अटैच करना चाहें तो अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कहीं से हाइपरलिंक को वापस रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कैसे किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे सभी जगह हाइपरलिंक यूज आ रहा है। ये हैंड का साइन जहाँ पे भी दिख रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिंक बना हुआ है। किससे लिंक बना है उसका पाथ भी आपको वहाँ पे दिखाया जाता है। अगर हम हाइपरलिंक हटाना चाहते हैं कि भाई इस फाइल यानी इस डेटा से हम वो लिंक हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और इस ओपन हुए मेनू में सबसे यहाँ पे दे रखा है आपको लास्ट में रिमूव हाइपरलिंक, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये नॉर्मल वैल्यू में आ जाता है। यहाँ पे आपको जो कलर दिखाया जा रहा था हाइपरलिंक का वो कलर भी नहीं है और हैंड का साइन भी यहाँ पे नहीं आएगा। एक बार फिर से करके देख लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं और रिमूव हाइपरलिंक करके अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो यहाँ से वो लिंक रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से हम हाइपरलिंक को अप्लाई करके उसको वापस अगर हटाना चाहें तो कैसे हटा सकते हैं, आज की वीडियो में आपने देखा।